नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार सिंह पीआर पंकज सिंह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चूँकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला हुआ है और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी भी हाल फिलहाल में हो भी रहे हैं और होने भी वाले हैं। एनटीपीसी का तो एक लंबा समय तक है, मार्च तक एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आज हम फिजिक्स की मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स को हम बाई पार्ट्स पढ़ते रहेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स के कई सारे टॉपिक्स हम पढ़ डालेंगे, ठीक है। तो जो भी साउंड के टॉपिक्स हैं या फिर जो भी आप बताएंगे, लाइट के टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक हैं, तो हम कई सारे टॉपिक्स कई सारे हिस्सों में पढ़ेंगे ताकि आपका जो साइंस का एक मेजर पोर्शन पूछा जाता है हुआ है, एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, तो वो आप कवर कर सके मेरे साथ में बड़े ही प्यार से, बड़ी आसानी से और सरल लैंग्वेज में, ठीक है। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं जो भी साइंस की टफ लैंग्वेज है या टफ कॉन्सेप्ट है या डेफिनीशन है उसको मैं ईजी कर सकूँ, उसको मैं दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ सकूं ताकि आपको बात वो लंबे समय तक याद रह सके, आपकी समझ में आ सके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए ज़रूर, ठीक है, लिखिए ज़रूर। जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो लिख लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही बार में चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से पार्ट 1, ठीक है। मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ठीक है। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, ठीक है। जैसा कि हर बार होता है कि मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक शायरी के माध्यम से जोड़ता हूं। तो कुमार की एक शायरी मुझे याद आ रही है कि जो भी ज़्यादा या कम समझते हैं, जो भी ज़्यादा या कम समझते हैं तुमको बस एक हम समझते हैं, जो भी ज़्यादा या कम समझते हैं तुमको बस एक हम समझते हैं, हम ठहाकों का दर्द जीते हैं। देखना, हम ठहाकों का दर्द जीते हैं, लोग आंसू को गम समझते हैं। तो आंसू को गम न समझा जाए ताकि हम अपनी तैयारी पर फोकस रहें और हम अपने ध्येय के प्रति जो हमारी इच्छा है, जो हमारी भावना है, उसको हम कंट्रोल करें, इमोशंस को कंट्रोल करें और सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे करें, ठीक है। सर्दी का समय है, कोशिश आप ये करें कि आप गर्म लिहाफ के नीचे ज़रूर रहें लेकिन पढ़ाई पर भी हल्का हल्का आप ध्यान देते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमने टॉपिक लगा लिया मैकेनिक्स पार्ट 1, ठीक है। तो ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो फिजिक्स को हम बहुत प्यार से समझते हैं, ठीक है, समझिएगा। फिजिक्स, ठीक है, साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं होता क्या है। तो फिजिक्स जनरली 2-3 चीज़ों में बटी हुई है, ठीक है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है। ये सब चीज़ें अलग अलग है, साइंस की पार्ट्स हैं, ठीक है। साइंस मैं कह दूं, आपसे बता दूं तो साइंस जो शब्द है ये दरअसल में टू साइरे वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। टू साइरे वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। साइरे वर्ड से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या है? जानना, किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखना, टू नो। किसी भी चीज को सच ना मान लेना कि आपने कोई भी चीज देखी कि हाँ इसको सच मान लिया, ठीक है। साइकोलॉजी और साइंस में यही डिफरेंस है कि आप चीजों को समझते हुए चलिए। मैंने कहा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं प्रैक्टिकल होकर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कोई सी भी थ्योरी नहीं बताऊंगा ज़्यादा आपको कि ये कहता है, रूल्स क्या है, लॉजिक क्या है, लॉ क्या है, साइंटिस्ट क्या है। मैं आपको उसका जनरल जो एग्जाम्पल है जो दैनिक जीवन में आप यूज करते हैं वहां से अगर आप साइंस को रिलेट कर पाएंगे तो आर्ट साइड का भी बच्चा होगा या फिर जो साइंस नहीं पढ़ता है उसको भी आसानी समझ में आ जाएगा और किसी भी एग्जाम में अगर पूछी जाएगी साइंस तो वो आसानी से टिक करके आ जाएगा और उसका सफल कैरियर बन जाएगा। हमारा ध्येय यही है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के मैंने कहा कि किसी भी चीज को सच ना मान लेना। मैंने कहा कि उस जो दाहिने छोर के कमरे में है एक भूत रहता है, घर का जो दाहिने छोर का कमरा है उसमें भूत रहता है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात, मेरे शब्दों पे गौर करना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात मानते चले आए लोग और हमको बपौती के तौर पे मिल गया कि उस कमरे मत जाना, उसमें भूत है। हमने भी सच मान लिया तो हमने साइंस का पालन नहीं किया, हमने साइंस की अनुशंसा नहीं की, हमने साइंस का अनुपालन नहीं किया। साइंस तो ये कहती है कि पहले आपने देखा कभी, आपने जाना कभी, आपने कहा नहीं देखा,
लेकिन आपने कहा लोग कहते हैं, तो आपने कहे हुए पर विश्वास कैसे कर लिया? साइंस सिर्फ कहे हुए पर किसी ने कह दिया इसलिए विश्वास नहीं करती है। साइंस इसलिए विश्वास करती है कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपके पास एक सुविधा है कि आप उसका प्रयोग करके प्रेक्षण निकालिए और फिर परिणाम निकालिए। मैंने 3 शब्द बोले, मैं इसको लिख रहा हूं, कौन कौन शब्द मैंने प्रयोग किए हैं। मैंने कहा प्रयोग, मैंने कहा प्रेक्षण, मैंने कहा परिणाम। ठीक है, कौन कौन शब्द इस्तेमाल किए मैंने? यही साइंस है। क्या प्रयोग कर रहे हो, उसका प्रेक्षण क्या निकल रहा है, उससे परिणाम क्या निकल रहा है। ठीक है, तो मैंने प्रयोग का क्या कहा? प्रैक्टिकल। आपने क्या प्रैक्टिकल किया है, ये सब आप नोट्स में लिखिएगा। मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो साइंस के अंतर्गत ही बोलूंगा, तो आप सब कुछ नोट्स में लिखिए, आप ध्यान लगा के पढ़िए। साइंस आपको बहुत आसान और हलवा लगेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल मैंने कहा, मैंने प्रेक्षण को क्या कहा? ऑब्जर्वेशन कहा मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा परिणाम, तो आपने कहा रिजल्ट। ठीक है, क्या हुआ? तो साइंस जो टोटली बेस्ड होती है वो इन 3 चीजों पर बेस्ड होती है कि आपने प्रयोग किया, प्रेक्षण देखे और उसके बाद आपने परिणाम सिद्ध कर दिया। तो बिना प्रयोग के अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं हो पा रही है, आपने प्रयोग किया, उसके सही प्रेक्षण नहीं मिले, तो परिणाम भी सही नहीं आएगा। केवल कही सुनी की बात पे साइंस विश्वास नहीं करती है। ठीक है, तो एक ढंग से एक क्रमबद्ध ज्ञान जो होगा, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस वाला नॉलेज होगा, उसी को बोलेंगे हम विशिष्ट ज्ञान अर्थात साइंस बोलेंगे। और साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। साइंस का एक हिस्सा कौन सा है? फिजिक्स। तो आज हम किसके बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं? हम साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स के, उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। अब देखिएगा कि साइंस में होती क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब मैंने कहा फिजिक्स। अब फिजिक्स में जनरली देखो चीजें बहुत सारी ब्रांच इसमें भी अलग अलग आती हैं, लेकिन फिजिक्स के बारे में हम जानते हैं कि फिजिक्स आखिर में है क्या। ठीक है, फिजिक्स का नाम क्या है हिंदी में बोले तो हम भौतिक विज्ञान। ठीक है, यानी कि भू के संदर्भ में जो विज्ञान होगा, भू में यानी कि पृथ्वी में, पृथ्वी संबंधित सारा विज्ञान जो है वो सब क्या काम आ रहा है? फिजिक्स में। और पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? आप कहोगे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? आपने कहा द्रव्य है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, मैटर है। आपने कहा और क्या है? आपने कहा उसका द्रव्यमान है। ठीक है, आपने कहा द्रव्य में क्या क्या चीजें होती हैं? आपने कहा द्रव्य में चीजें होती हैं कि उसमें द्रव्यमान होता है और साथ में क्या होती है? उसमें एनर्जी होगी। क्या होगी? एनर्जी होगी, उसमें ऊर्जा होगा। ठीक है, तो द्रव्य यानी कि मैटर के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, अब कोई कहेगा कि अन्योन्य क्रिया क्या होती है? जो डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट रिएक्शन होती है किसके किसके बीच में? द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में। द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंध जो होता है वो सब कुछ हम पढ़ते हैं किसके लिए? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि जो फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, वो अर्थात द्रव्य के बारे में ही सब कुछ बताता है कि मैटर आखिर में क्या होता क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा मैटर में क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है किसी चीज का। ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास। तो किसी चीज का मास क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसके बीच में कैसी रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं सब पर आधारित है हमारी भौतिक विज्ञान। यानी भौतिक यानी कि भू का सारा विज्ञान जो है वही हमारा भौतिक विज्ञान है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं इसमें। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें कालांतर में आई कि भौतिक विज्ञान में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान के भी अध्ययन के दृष्टिकोण से बहुत चीजों में बांट दी गई है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स अलग हो गई है, ऊष्मागत की वही चीज होती है वो अलग हो गई है, प्रकाशिकी अलग हो गई है, ऑप्टिक्स अलग हो गई है, प्रकाश अलग हो गया है, तरंगे अलग हो गया है, दोलन अलग हो गया है, मैकेनिक्स यांत्रिकी अलग हो गई। तो सब चीजें अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन के दृष्टिकोण के लिए छोटे छोटे भागों में बांट दी गई है, जिससे कि आसानी से आप चीजों को कह सको। ठीक है, तो जैसे आप हायर क्लासेस में पहुंचोगे, कभी अगर आप कर भी रहे होगे तो वहां आपको अलग अलग बुक मिलती है कि ये थर्मोडायनेमिक की बुक है, ये ऊष्मागतिकी की है, ये प्रकाशिकी की है, ये वेव्स की बुक है, ये मैकेनिक्स की बुक है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग मिलती हैं ताकि आप अध्ययन से आसानी से, सरलता से चीज़ों को ग्रहण कर पाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली ब्रांच में जो हमने डाली हेडिंग मैकेनिक्स, यांत्रिकी। बेसिकली इसमें होता क्या है? ठीक है, तो जो भी न्यूटन महोदय थे, ठीक है, तो न्यूटन महोदय ने जो भी 2 नियम दिए
खास तौर पे कौन से? खास तौर पे न्यूटन को जाना जाता है गति के नियम। बहुत सरलता से हम पढ़ेंगे, बहुत प्यार से। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आप जहां भी रहेंगे सिर्फ वीडियो को देखते ना रहें, बल्कि अपने नोट्स पे आप बनाते रहिए। ठीक, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। एक बार में समझ में आएगी, दूसरी बार बाउंस कर जाएगी। आप जानते हैं कि यूट्यूब पे कितना कचरा फैला हुआ है। लोग आते हैं हल्की हल्की चीजें बता करके, अपनी केवल एडवांटेज बढ़ा करके कि पेड कोर्स में आइए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको सब कुछ यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, इसी PR पंकज सिंह चैनल पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और हम झूठे वादा नहीं करेंगे। जितना हम कर सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट करेंगे, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि चैनल का प्रसार कीजिए। और जो कचड़े चैनल हैं, जो 1-1 मिलियन व्यूज लिए बैठे हुए हैं और कोई काम की चीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्टिंग करा रहे हैं, आप उनसे 1 घंटे पढ़ेंगे, आपको लगता है कि चीजें आपको आ रही थी, फालतू में आपने टाइम वेस्ट किया है। हम आपको वो चीजें बताएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सके। आपका जब हॉल में जाए, एग्जाम हॉल में, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होकर के जाए, बूस्ट होकर के जाए। ठीक है, हमारा ध्येय वो है कि आप परिणाम अच्छा दें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ना करते रहें बेकार के क्वेश्चंस की या आउट ऑफ सिलेबस चीजों पढ़ने की। ठीक है, तो हमारा ध्यान वही रहेगा। तो मैंने कहा कि न्यूटन को जाना जाता है बेसिकली 2 चीजों के कारण। एक, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन के कारण। मैं जो मेरा मीडियम है पढ़ाने का वो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, ताकि इंग्लिश के बच्चे भी आसानी से समझ सकें। मेरा समझाने का तरीका भी वही होगा, मैं लिखूंगा भी, और अगर हिंदी में आप नोट्स बना रहे हैं तो आप हिंदी में भी बनाते रहिए। ठीक है, तो मैंने कहा न्यूटन को बेसिकली 2 चीजों के लिए जाना जाता है। गति के नियम उन्होंने दिए, और दूसरा उन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको बहुत सारी काम की चीजें मिलेंगी। ये सब जो कुछ मैंने बताया अभी, वो सिर्फ आपको टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, वरना कोई बेसिक था नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चीजें थी ताकि आपको साइंस के बारे में हल्की सी ओवरव्यू मिल जाए, जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो मैंने कहा न्यूटन जो बेसिकली थे, एक साइंटिस्ट थे, उनको बेसिकली 2 चीजों के बारे में जाना जाता है। जो प्रसिद्धि मिली उनको, वो गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, और गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण ही जाना जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये दोनों लॉज, चाहे वो गति का नियम हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, 1687 में न्यूटन ने दिया था अपनी पुस्तक, कौन सी? प्रिंसिपिया में दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने गति के नियम का उल्लेख किया था। इसी में उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी बताई थी। कौन सी थ्योरी? रिलेटिविटी थ्योरी। मैं बताऊंगा आपको बाद में कौन सी थ्योरी है ये। इसको बोलते हैं हिंदी में सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षिकता का सिद्धांत बताऊंगा मैं कैसे वो होता है, लेकिन आप इतनी सी बात जान लो कि 1687 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आई प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम और रिलेटिविटी थ्योरी समझाई थी, जो एक बहुत अकस्मात चेंज नहीं होता है फिजिक्स में, जो अचानक से मोड़ मिल गया। ठीक है, तो पूरी की पूरी फिजिक्स उसके बाद से न्यूटन के नाम से ही इर्द गिर्द उसके घूमने लगी, और बहुत बड़ा चेंज आया फिजिक्स की लाइफ में जब से न्यूटन आए थे। ठीक है, तो न्यूटन ने बहुत बहुत वैल्यूएबल चीजें दी थी। ठीक है, तो जो कुछ भी हम मैकेनिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे वो बेसिकली न्यूटन के इर्द गिर्द ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैकेनिक्स पूरी न्यूटन के नियमों पर ही बेस्ड है, ये बात क्लियर है। यांत्रिकी संबंधित है न्यूटन के गति के नियम से और गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो सब कुछ जो हम पढ़ेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे और न्यूटन के इर्द गिर्द ही रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, अगर आपको हमारे एफर्ट पर जरा भी समझ में आता हो कि हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं कि समझा पाएं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर दिए चैनल को। ठीक है, और इसको शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट टॉपिक जो हमारा छोटा टॉपिक आ रहा है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आ रहा है। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आता है। ठीक है, मापन, मात्रक एवं मापन। ठीक है, मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन। ठीक है, अच्छा बताओ, मुझे आप बताओ, ठीक है, कि मात्रकों की जरूरत क्यों पड़ी?
या फिर इसी के पैरेलल में ये कहूं कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप कहोगे कि जब पहले चीज़ें होती थी उनको मापा कैसे जाए, कोई कहेगा कैसे कि मेरे पास इतनी सामग्री है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि संख्याओं की खोज हुई, उससे पहले क्या था कि संख्याओं की खोज नहीं थी तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम व्यापार करें, कैसे क्या करें। ऐसे में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जब करेंसी नहीं चलती थी तो क्या होता था कि तुम मेरे यहाँ काम कर दो, मैं आपके यहाँ काम कर दूंगा, ठीक है। या आप मेरे यहाँ से काम करो, बदले में आपको अनाज दे देंगे, और जब मैं आपके यहाँ काम करने जाऊं तो आप बदले मुझे अनाज दे देना। या फिर जो लोग काम करते थे वो भोजन पर काम करते थे कि आप मेरे यहाँ आओ, आपको हम खाना देंगे, कपड़े देंगे, रहने के लिए स्थान देंगे। क्योंकि व्यापार सिस्टम में भी काउंटिंग फिगर नहीं था कि हम क्या करके चीज़ों को अदल बदल सकते हैं। आज तो आपके पास है कि पैसा आपके पास है, या आप अब तो पेटीएम रखते हैं, ठीक है। करेंसी नोट चेंज करने की कोई मतलब नहीं है, आपके पास पेटीएम है, फ़ोन पे है, ठीक है, गूगल पे है, आप फटाक से फ़ौरन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या था? तो ये सब चीज़ें किससे संभव हुई हैं? मापन से ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई है कि मेजरमेंट कैसे हुआ चीज़ों का, ठीक है। तो जैसे कि अब आप समझो मेरी बात को कि मात्रक कैसे आए, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी मात्रक की और कैसे डेवलप हुए। तो मैंने कहा किसान के पास इतना सा गेहूं हुआ। मैं बहुत बेसिक से ले चल रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आती चले, ठीक है। कि मैंने कहा किसान के घर इतना सारा गेहूं हुआ, ठीक है। अब वो कैसे जाने कि उसके पास कितना हुआ है और कैसे उसका विक्रय करे, कैसे उसका विक्रय करे। तो पहले क्या होता था, मान लिया कि एक खेत में कितना भी गेहूं हो हम आपको 10,000 रुपए देंगे। तो कभी कभी कम गेहूं हो गया तब भी 10,000 रुपए मिल गए, और कभी ज्यादा गेहूं पैदा हो गया तब भी 10,000 रुपए मिले। लेकिन सही आकलन नहीं हुआ, इससे कभी व्यापारी को घाटा हुआ, कभी किसान को हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि किसान के पास इतना सारा गेहूं है, अब वो कैसे जाने कि कितना है, अमाउंट में कितना है। तो उसने कहा कि मैं इसमें से इतना हिस्सा निकाल ले रहा हूं। मेरी बात समझना आप लोग, मैं इसमें से इतना हिस्सा निकाल रहा हूं और इसको निश्चित कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं कि इतनी राशि को मैं इतनी राशि को कुछ बोल दूंगा, मैं किलोग्राम बोल दूंगा, ठीक है। फिर इतनी राशि मैंने और निकाल ली यहां से, तो मैंने कहा इसको भी मैं जो इसके बराबर है तो मैंने इसको भी किलोग्राम बोल दिया। मैंने कहा कि इतनी राशि मैंने और निकाल लिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, किलोग्राम। ऐसे मैंने ये राशियां निकाल ली, ठीक है। एक राशि मान लो बीच में आ गई, तो आप देख पा रहे हो सर्कुलर चीजें कितनी हो गई। आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी चीजें हो गई, यानी कि 6 आ गई। तो 6 बार ये चीजें आ गई हैं, मतलब कि ये 6 क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया। क्या हो गया, 6 इज अ मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, यूनिट का मैग्नीट्यूड हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है, परिमाण हो गया। ये क्या है, इसका मात्रक। तो मैंने कहा राशि क्या होगी, तो आपने कहा कि जो ये पूरी सर्किल में चीज है, आपने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल बेसिक होकर पढ़ा रहा हूं। आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप ईयरफोन लगा करके बिल्कुल मस्ती से पढ़ें, क्योंकि मैं चीजों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, बहुत आसानी समझा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आपकी काम की चीजों की स्थिरता बढ़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा राशि क्या होगी, तो आपने कहा ये पूरी जो सर्किल के अंदर ब्लैक कलर के सर्किल है, इसके अंदर जितनी भी चीज है वो सपोज किया कि 6 सर्किल के बराबर है। 1 2 3 4 5 6, और मैंने एक सर्कल को मान लिया था 1 किलोग्राम। तो 6 सर्कल के बराबर क्या हो जाएगा, 6 किलोग्राम। ये बात समझ गए। तो मैंने कहा राशि को कैसे लिखते हैं, राशि को लिखते हैं पहले कैसे लिखेंगे, मात्रक और गुणा क्या करेंगे, ठीक है, उसका परिमाण क्या है, परिमाण क्या है। तो आप देख पा रहे हो ये क्या है, परिमाण है, ये क्या है, इसका मात्रक है। ये बात समझ में आ गई कि कोई भी राशि कैसे लिखी जाती है। कोई भी राशि लिखी जाती है कि किस मात्रक से आप उसको माप रहे हैं, और वो मात्रक उस पूरी राशि में कितनी बार शामिल है। तो मैंने कहा, मैंने मात्रक माना था किलोग्राम, और ये किलोग्राम इसमें 6 बार आ सकता है। इसका मतलब ये पूरी राशि कितनी हो गई, 6 किलोग्राम। ये राशि क्या हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड, जिसको बोलते हैं हम परिमाण। और ये क्या है, ये इस यूनिट में आप गेहूं को माप रहे हो। ये बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत, पक्का। चले आगे चलें, चलिए देखते हैं। मैंने बहुत बेसिक से आपको सिखा दिया कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी और मात्रक क्या होता है, राशि क्या होती है। क्लियर हुआ।
ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि मूल राशियां क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, जो फिजिक्स में पहले से ही मौजूद थी, बहुत पहले से। ठीक है, तो मैंने कहा जब से शुरुआत हुई फिजिक्स की उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी मौजूद थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको मैं क्या कहता हूं, मूल राशियां। ठीक है, ठीक है, मूल राशियां। तो मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो मूल हों, जो सदैव से रही हों। ठीक है, वो हमेशा जब से फिजिक्स का जन्म हुआ है तब से वो मूल राशियां हैं, और उन पर डिपेंडेंट हर राशि है फिजिक्स की। फिजिक्स में जो हर क्वांटिटी है, जो हर राशि है, वो मूल राशि नहीं है। मूल राशि तो जैसे मैंने कहा फैमिली, तो फैमिली में कोई दो लोग थे वो मूल थे, बाकी उन पर डिपेंडेंट हुए ना आगे चल करके। ये बात समझ आती है आपको? जैसे मैंने कहा ये कोई है, ठीक है, तो इससे ये पैदा हुए, ठीक है, फिर इससे आगे चल के, फिर इससे आगे चल के, तो मूल तो यही हुआ ना, जो बेसिक तो था यही था ना, इसके बाद इस पर डिपेंडेंट आगे बढ़ चले गए। ठीक है, तो मूल राशियां सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में 7 होती हैं। कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ मूल राशियां 7 होती हैं, जो फिजिक्स की बर्थ से ही, स्टार्टिंग से ही रही हैं और अब तक रहती आ रही हैं। अब जो कोई नई राशि बनती है तो उन 7 राशियों पर ही डिपेंड करती है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैंने मूल राशियां कही 7 होती, कितनी होती है? 7। तो मैंने पहले लिखी राशि कौन सी? मैंने कहा लंबाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर। कैसे लिखेंगे इसको? मीटर से। ये बात क्या, ये पहली मूल राशि हुई। मैंने कहा दूसरी मूल राशि, तो आपने कहा दूसरी मूल राशि में मान लूं द्रव्यमान। क्या मान लूं? द्रव्यमान। द्रव्यमान भी क्या होती है? एक मूल राशि होती है। इसका मतलब, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? किग्रा। ठीक है, मैंने कहा तीसरे नंबर पर, तो आपने तीसरे नंबर पर क्या बताया? तीसरे नंबर पर मान सकता हूं मैं समय को। समय क्या है आपके पास? मूल राशि है। ठीक है, समय को मैं क्या मान सकता हूं? कुल कितनी होती है मूल राशियां? 7 होती हैं। ठीक है, तीसरी समय, समय को मैं सेकंड में नापूंगा। किस में नापूंगा? सेकंड में। सिंबल कैसे हो गया? एस से हो गया। ये क्लियर हुआ? मैंने कहा चौथे नंबर पर, तो आपने कहा चौथे नंबर पर पॉसिबिलिटी है कि मैं ताप को मान सकता हूं। किसको? ताप का। और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। लिखेंगे कैसे? के से। ये क्लियर हुआ? 4 हो गए आपके पास। मैंने कहा पांचवा बता दो, तो पांचवा आपने कहा कि हो सकता है पदार्थ की मात्रा। क्या? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं मूल राशियों पर। ठीक है, और आपका मैं टेस्ट भी करवाऊंगा मैकेनिक्स का। पदार्थ की मात्रा बहुत बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स। ठीक है, और केमिस्ट्री भी इसके बाद। पदार्थ की मात्रा क्या होता है इसका? देखो जनरली होता क्या है कि जब हम साइंस कई बार पढ़े हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से हमें कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। तो एक बार आप नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो आपको सब कुछ आएगा और हमेशा आता रहेगा। ठीक है, जब भी कभी एग्जाम होगा तो आपको साइंस केवल रिवाइज कर लेनी पड़ेगी, फिर से टेंशन नहीं रहेगी कैसी साइंस भी आ रही है। ठीक है, तो मैंने कहा पदार्थ की मात्रा, आपने कहा इसका मात्रक होता है मोल, लिखते हैं MOL। ठीक है, मैंने कहा छठा बता दो, तो आपने कहा छठा होता है कि मैं ज्योति तीव्रता कह सकता हूँ। ठीक है, ज्योति तीव्रता, मैं सबका इंग्लिश में नाम बता दूंगा। इसकी मात्रा क्या होता है? कैंडला। क्या होता है? कैंडला। लिखते हैं किससे? CD से। ठीक है, इसके बाद लास्ट होती है 7th, वो होती है विद्युत धारा। कौन सी? विद्युत धारा। मात्रा क्या होता है इसका? एम्पियर। ठीक है, लिखते किससे? A से। ये क्लियर हुआ? मैंने कहा 7 मूल राशियां हो गई। कौन कौन सी? लंबाई जिसका मात्रक हुआ मीटर। ठीक है, द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम, समय जिसका मात्रक सेकंड, ताप जिसका मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक मोल, और ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला, और विद्युत धारा जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये क्या है? ये आपके पास 7 मूल राशियां हैं। ये किसी पर भी निर्भर नहीं करती हैं, और इसके साथ जो 7 लिखे गए हैं ये आपके सब क्या हैं? ये अभी सभी क्या हैं आपके? ये सभी आपके हैं मूल मात्रक, क्योंकि इनके मात्रक कभी किन्हीं पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये प्रकृति में स्वतः थे हमेशा और हमेशा रहेंगे। बाकी जो राशियां आपको दिखेंगी दुनिया भर की फिजिक्स में, मैं बोलूंगा संवेग, मैं बोलूंगा वेग, मैं बोलूंगा विस्थापन, चाल, त्वरण, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण, ये सारी की सारी राशियां कैसी हैं? ये इन पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड करेंगी।
ठीक है, इसलिए वो क्या हो गई, वो डेराइव्ड क्वांटिटी या फिर डेराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगे, वो व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे, चूंकि वो स्वतः नहीं थे वो, बल्कि इन सबसे बनाए गए थे। ये क्लियर हुआ, ये बात समझ आई। चले हम लोग, आपने नोट कर लिया होगा, चलो देखते हैं आगे। तो मूल राशियां 7 हो गई और उनके मूल मात्रक भी 7 हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी से पहले आप, मुझे याद आ रहा है कि हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ लें। क्या पढ़ लें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, जिनको बोलते हैं संपूरक राशियां या फिर पूरक राशियां। ठीक है, आप समझते चलो। मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ मैं ढंग से पढ़ा पाऊं, एक क्रम से पढ़ा सकूं, वरना साइंस में ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो हम कहीं से कहीं भटक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, क्योंकि दिमाग में चीज़ें कालांतर में आती रहती हैं कि ये बता दें ये इंपॉर्टेंट है, ये बता दें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सीक्वेंसली हम लोग चलें धीरे धीरे, ताकि आप नोट्स बना सको। तो हमने कहा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने कहा इसको क्या होती हैं, ये पूरक राशियां होती हैं, पूरक राशियां। मूल राशियां इनके बगैर पूरा नहीं होंगी। जो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं, वो इन पूरक राशियों के बगैर पूरी नहीं होंगी, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी जो क्वांटिटी हैं वो कैसी हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। कैसी क्वांटिटी हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी हैं, यानी कि पूरक राशियां उनके अलावा होती हैं। ठीक है, वो सब कैसी राशियां, व्युत्पन्न राशियां हैं। तो इनमें 2 राशियां होती हैं, ए और बी। ठीक है, एक होती है कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ठीक है, ये बात समझ में आई। और दूसरा होता है, इसको मैं समतल कोण भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोण में। ठीक है, समतल कोण बोलो चाहे फिर कोण बोलो। मैंने कहा घन कोण, ठीक है, या सॉलिड का कोण निकाला था। ठीक है, ये समतल का निकाला जाता है, ये किसी सॉलिड फिगर का निकाला जाता है। ठीक है, समतल कोण या घन कोण। ठीक है, इसमें अब तो घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ये जो 2 राशियां होती हैं ना, ये 2 जो राशियां होती हैं स्टेरेडियन, SR। ठीक है, ये 2 राशियां जो होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कोण और घन कोण, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। मजेदार बात ये बताएं, ये राशियां जो होती हैं बीच की राशियां हैं। ये ना तो मूल राशियां हैं और ना व्युत्पन्न राशियां हैं। ये ना तो पहले से थी और ना बना ही गई, ये बीच की राशियां हैं। ये मूल राशियों को सपोर्ट करने के लिए, केवल ये सप्लीमेंट करने के लिए लगाई गई थी। कौन कौन सी, कोण और घन कोण। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मूल राशियों पर, इन पर पूछ लेगा आपसे। मैं इनको रफ कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे आ सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, और अब कैसे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, कि मैं क्वेश्चन भी साथ में आपको हल्के हल्के हिंट देता रहूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि निम्न में से मूल, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको साइंस की धज्जियां बिगाड़ने में मजा आएगी। आपको लगेगा कि साइंस कुछ नहीं है, हम भी सीख सकते हैं, हमारे अंदर भी जोश है, जज्बा है, लक्ष्य है, के प्रति जुनून है। हम भी अपने अंदर वो जागृति पैदा कर सकते हैं कि हम साइंस को सीख सकते हैं। साइंस के 8-10 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो हम सही कर सकते हैं, बगैर कि हम ये मन में पाले हुए कि हम आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, या हमने कभी साइंस पढ़ी नहीं, या हमको अच्छी लगती थी। तो अच्छा लगना है यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ महत्वपूर्ण है आपको सीखना है, मजबूरन सीखना है। ठीक है, तो मजबूरी में पढ़िए और मजबूरी में टॉपर बन जाइए आप। ठीक है, तो मैंने कहा कि निम्न में से मूल राशि नहीं है। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन क्या दे दिए गए, मैं थोड़ा रंग बिरंगा लिख दूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्टिव लगे। मैंने कहा कि निम्न में से मूल राशि नहीं है, उन्होंने दे दिया ऑप्शन संवेग। ऑप्शन बी उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने ऑप्शन बी में दे दिया कि बलाघूर्ण। ऑप्शन सी में दे दिया उन्होंने, ठीक है, ऑप्शन सी में दे दिया उन्होंने, दे दिया ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। और ऑप्शन डी में दे दिया उन्होंने, ऑप्शन डी में दे दिया कि ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ। अब ऐसे क्वेश्चन में पता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने फटाक से देखा कि निम्न में से मूल राशि नहीं है, फौरन क्या करते हैं, संवेग नहीं है। लेकिन जरा सा दिमाग लगाओ, बलाघूर्ण भी तो नहीं है। जो मैंने 7 अभी तक राशियां लिखाई थी, कौन कौन सी याद करो मेरे साथ में। मैंने कहा था
कि द्रव्यमान मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है, समय मूल राशि है, ज्योत तीव्रता मूल राशि है, पदार्थ की मात्रा मूल राशि है, विद्युत धारा मूल राशि है, ताप मूल राशि है। कुल 7 तो लिखाई थी, तो इसमें 7 में तो केवल यही आ रही है कि ये मूल राशि है, और एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि निम्न में से मूल राशि नहीं है। इसका मतलब ये भाई साहब भी नहीं है और ये भाई साहब भी नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए एंड बी बोथ। ये बात समझ में आई? क्या करेक्ट हुआ? ए एंड बी बोथ। जल्दबाजी नहीं करना, साइंस में एग्जामिनर दिमाग लगाता है, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई ऑप्शन दे रहा है तो आप उसमें गौर फरमाना, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन 2 लिखा, ठीक है, क्वेश्चन 2 मैंने लिखा कि आपसे कुछ पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा कि निम्न में से पूरक राशि है। अब आपको पूरक राशि के बारे में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ऑप्शन क्या सुना उसको, ठीक है। ऑप्शन दिया आपका सामने ज्योति तीव्रता, ठीक है। बी पार्ट उसने दिया संवेग, ठीक है। सी पार्ट उसने दिया पदार्थ की मात्रा, और डी पार्ट उसने दिया घन कोण। तो अभी मैंने बताया है कि पूरक राशियां कौन सी होती हैं? जो 2 होती हैं, कोण और घन कोण, जो क्या करती हैं? वो मूल राशियों को सपोर्ट करती हैं कि हम तुम्हारे बराबर नहीं है, लेकिन तुमसे थोड़ा नीचे ही हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियों से ऊपर है, क्योंकि हम स्वाभिमान हमारे पास है, ठीक है। तो कौन सी राशि होगी इसमें से? घन कोण कैसी राशि है? पूरक राशि है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मुझे लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम क्वेश्चन के साथ भी आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको चीज़ें उसी वक्त आसानी से क्लियर भी होती चलें। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जो वीडियो आप देखेंगे 1 घंटे का या 40-45 मिनट का जो भी हो सकता है, ठीक है, मुझसे बेहतर, तो मैं उसमें आप अधिकतम चीज़ें सीख सकें और एग्जाम हॉल में जाएं तो साइंस के प्रति जो आपके मन में डर है वो डर दूर होकर जाए, आपकी कॉलर ऊपर हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाए, ठीक है। इसलिए आपको सपोर्ट बहुत चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। मैंने कहा अब हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। किसके बारे में? डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। आप मेरी बात समझो, मैंने कहा कि मैंने 2 राशियां आपको लिखवा चुका हूं, समझा चुका हूं कि मूल राशियां और पूरक राशियां। उनसे हट के मूल राशियों पर निर्भर होने वाली राशियां क्या कहलाती हैं आपके सामने? आपको कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे मैंने कहा कि आपके सामने मैंने कुछ भी लिखा चाल, ठीक है। तो चाल आपने कहा दूरी बटे समय, तो दूरी एक तरह से क्या है? लंबाई है, समय आपके सामने मूल राशि है। तो मैंने कहा जो चाल है ना वो देखो डिपेंड कर रही है लंबाई पर और समय पर डिपेंड कर रही है। आपने कहा कि लंबाई तो मूल राशि है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। समय तो मूल राशि है मूल राशि, यानी कि ये चाल जो है वो इन 2 मूल राशियों पर निर्भर कर रही है। क्लियर हुआ? चाल जो है वो लंबाई मूल राशि और समय मूल राशि पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये कैसी राशि हुई? ये व्युत्पन्न राशि हुई या डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, क्योंकि ये इनसे डिराइव की गई है, इनसे प्राप्त की गई है, ठीक है। ये कौन सी राशि है? ये मूल राशि, मैंने बताया था ना अभी। और ये भी कैसी राशि है? ये मूल राशि है। ये बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत? ऐसे मैंने कहा, आपके सामने कह दिया मैंने कि क्षेत्रफल, तो आपने कहा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? मैंने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई। आपने कहा बिल्कुल ये होता है, तो मैंने कहा बिल्कुल लिखो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब मैंने लेंथ इनटू ब्रेथ कह दिया, और लेंथ भी तो एक लेंथ है, लंबाई तो एक लंबाई है ही, साथ में आपने कहा चौड़ाई, चौड़ाई भी एक दूरी ही तो है, दूरी लंबाई होती है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि लंबाई गुणे लंबाई यानी कि L स्क्वायर। और लंबाई क्या है? लंबाई एक मूल राशि है, तो मूल राशि का क्या कर दिया गया है? स्क्वायर कर दिया गया है। तब भी क्या बन गया? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किस पर डिपेंड कर रहा है? मूल राशि के स्क्वायर पर। ऐसे मैंने कहा कि आयतन क्या होता है? आपने कहा कि आयतन किसी चीज का कैसे होता है? आयतन होता है किसी चीज का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये पढ़ा आपने। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो सब है तो लेंथ ही,
ठीक है। तो मैंने कहा इसको हम लेंथ इंटू ले सकते हैं। तो आपने कहा क्या एल क्यूब लिख लो, तो एल क्या है, एल दरअसल में मूल राशि है और मूल राशि की पावर क्या कर दी मैंने, 3 कर दी। इसका मतलब आयतन किस पर डिपेंड कर रहा है, मूल राशि पर डिपेंड कर रहा है। तो फिजिक्स में आप उन 7 राशियों और 2 पूरक राशियों के अलावा जो कुछ भी राशि देखेंगे वो सब कैसी राशि होंगी, वो सब राशियां होंगी व्युत्पन्न राशियां, चूंकि वो डिराइव की गई हैं किनसे, मूल राशियों से या फंडामेंटल क्वांटिटी से। ये क्लियर हुआ। तो मैं कुछ मूल राशियां जो पढ़ा चुका हूं, उसके अलावा व्युत्पन्न राशियां के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जो मात्रक हैं व्युत्पन्न राशियों के वो आपको लिखवा रहा हूं और समझा भी रहा हूं, ठीक है। रफ कर दूं मैं। तो व्युत्पन्न राशियों से कैसे क्वेश्चन आएगा, वो उनके मात्रकों से क्वेश्चन आया है। किससे आएगा, उनके मात्रकों से, और सबसे बड़ी चीज उनके विमीय सूत्र से आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा आप समझ लो यहां पर ही एक चीज कि विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 3 चीजों पे खास तौर पर डिपेंड करता है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, ऐसे सोहान, ठीक है। अगर कोई भी सूत्र, कोई भी फॉर्मूला किसी राशि का इस तरह से लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विमीय सूत्र या विमा या डायमेंशनल फॉर्मूला। जहां पर m क्या करेगा कि वो राशि में किलोग्राम का मात्रक होता है ना ये, तो राशि में द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो राशि है वो द्रव्यमान की किस पावर पर डिपेंड कर रही है, एल क्या है, एल का मात्रक मीटर यानी कि लंबाई, तो लंबाई की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, बी पावर पे। टी क्या है, टाइम, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड, यानी कि टाइम की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, टाइम की, समय की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, तो वो वहां पे लिख देंगे। तो इस तरह से कोई भी सूत्र अगर लिखा जाएगा कि द्रव्यमान की पावर कितनी है, उसमें द्रव्यमान कितनी बार है, ठीक है, या फिर लंबाई कितनी बार उसमें है उस राशि में, या फिर उसमें समय कितनी बार है, तो उसी की पावर के फॉर्म में लिख देने में, उसी की घात के रूप में लिख देना क्या कहलाता है, आपका कहलाता है। आगे थीटा जोड़ सकते हो आप टेम्परेचर के लिए, एम्पियर जोड़ सकते हो धारा के लिए, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, ज्यादा पूछा नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये सब क्या है, ये डायमेंशनल फार्मूला है या विमीय सूत्र। तो मैं जब भी आपको राशियां पढ़ाऊंगा कोई भी, तो उसका विमीय सूत्र और उसका मात्रक जरूर लिखवाऊंगा। ऐसे जनरली हम 2 4 5 विमीय सूत्र और मात्रक हम निकाल लेते हैं, बाकी मैं जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो हम जरूर वहां पे राशियों के साथ में ही पढ़ चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई अतिरिक्त दबाव ना आप पर पड़े। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी विमीय सूत्र, बहुत सारी विमाएं और बहुत सारे मात्रक याद कर लेते हैं, जो कि इतना जरूरी नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी राशियों के मात्रक पूछे आते हैं और वो कैसे निकाले आते हैं। अगर आपको एक बार निकालना आ गया तो रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे बहुत बच्चे रटते हैं कि बल का मात्रक ये होता है, संवेग का मात्रक ये होता है, और बहुत रट्टा मारा, 2-3 बार भूल गए कि न्यूटन किसका मात्रक था, फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक था, न्यूटन पर मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, तो भूल गए। तो मेरी बात मानो, एक बार ढंग से पढ़ लो कि कौन किसका मात्रक होता है। ये रट्टा नहीं मारना है, कैसे निकाला आता है, हाउ कैन वी डिराइव दैट फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको आसानी चीजें समझ में आएंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे, क्लियर। तो जहां जरूरी है मैं वो समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा कि हम पहले पढ़ते हैं कि वेग का मात्रक कैसे होता है, किसका, वेग का, ठीक है। तो विस्थापन जानते ही हो, विस्थापन क्या होता है, एक लंबाई होती है तो उसका मात्रक एल ही होता है, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन कैसी राशि है, लंबाई है, ठीक है, बटे समय तो हाई है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ये क्लियर है, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड हुआ, ठीक है। मैंने कहा मीटर कैसे लिखेंगे, तो आपने कहा कि लेंथ है तो एल लिख दो, ठीक है, और अपॉन टी है, क्या है, देखो समय का मात्रक टी है, तो आपने कहा इसको ऊपर भेजो, तो यहाँ पे टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स। ये बात समझ आ गई। तो वेग का मात्रक क्या हो गया, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, और विमा कैसी हो गई, विमा हो गई एल टी इनवर्स। ये क्लियर हुआ आपका। जैसे मैं यहीं पर बोल दूं आपसे सामने कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, त्वरण से पहले आप समझ लो यहाँ पर, हाँ समझ सकते हो, त्वरण भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा त्वरण क्या होता है, तो आपने कहा
वेग में जो परिवर्तन होता है बटे समय, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम त्वरण बोलते हैं। ठीक है, वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है समय के साथ से, उसी को हम त्वरण बोलते हैं। तो वेग क्या है, वेग का मात्रक आपने अभी निकाला है मीटर प्रति सेकंड, और समय एक बार और है तो सेकंड से और मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, मीटर का L, ठीक है, अपॉन, ठीक है, समय का T पावर 2 है तो पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये T की पावर 2 ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी LT इनवर्स 2। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप बल का मात्रक निकाल सकते हो। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम अगर निकालेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी मैंने निकाला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया बल का मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसका विमीय सूत्र निकाले तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम का क्या हो जाएगा, m मास है ना, ठीक है, मीटर भी है तो क्या हो जाएगा किलोग्राम का m, मीटर का L, और T इनवर्स 2 है तो क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा MLT इनवर्स 2 हो गया। तो ये विमीय सूत्र हो गया। तो बहुत सारे रट्टा मारने से बेहतर है कि जैसे जैसे राशियां आएंगी मैं उनके मात्रक और उनके विमीय सूत्र आपको वहीं पर लिखवाऊंगा, कैसे आते हैं वो समझा दूंगा। बहरहाल आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कैसे हम डिराइव कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब हम पद्धतियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि पद्धतियां कैसे निकाली जाती हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक है, कैसे कैसे कितने प्रकार से मात्रक हो सकते हैं एक ही राशि के। ठीक है, तो आप समझना मेरी बात को कि एक ही राशि के कई सारे छोटे बड़े मात्रक हो सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा कि मापन के 3 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं, मापन के 3 सिस्टम होते हैं, 3 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी, पहली पद्धति है MKS सिस्टम, दूसरी पद्धति है CGS सिस्टम, और तीसरी पद्धति है मैंने कहा FPS सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। इसको बोलते हैं M से क्या हुआ, मीटर, ठीक है, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति को क्या बोलते हैं हम, MKS सिस्टम, जहां पर लंबाई को मीटर में नापा जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाए और समय को सेकंड में नापा जाए। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, MKS सिस्टम, जहां पर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए, दैट सिस्टम इज कॉल्ड MKS सिस्टम, MKS पद्धति। ठीक है, मैंने कहा CGS, तो आपने कहा कि CGS में हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे, ठीक है, और समय को सेकंड में ही मापेंगे। तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, CGS सिस्टम, जिसमें कि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में, जो टाइम है वो सेकंड में, और जो मास है वो ग्राम में अगर मापा जाए तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड CGS सिस्टम। अब मैं कहूं कि FPS क्या होता है, जहां पर लंबाई को फुट में नापा जाए, ठीक है, मास को यानी कि द्रव्यमान को मैं पाउंड में नापूं, किसमें, पाउंड में, और टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाए, तो उस सिस्टम को, उस पद्धति को क्या बोलेंगे हम, FPS सिस्टम। ये क्लियर हुआ। तो बाद में सुविधा के दृष्टिकोण से MKS सिस्टम को ही क्या मान लिया गया था, MKS सिस्टम को ही SI सिस्टम मान लिया गया था, SI पद्धति मान लिया गया था, मात्रकों की SI पद्धति कहा गया। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, क्योंकि इसी को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, या इसी को हम हिंदी में कहेंगे तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। क्लियर, मैं आगे चलूं तो सिस्टम कितने होते हैं किसी भी राशि को मापने के, वो 3 होते हैं, MKS, CGS और FPS। सबके मैंने तरीके बता दिए आपको। ठीक है, आगे चलूं, चलो देखते हैं।
अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम घातांकी स्वरूप में पढ़ते हैं, कि जैसे 10 की पावर बढ़ जाएगी तो मात्रक कैसे छोटे हो जाएंगे, कैसे बड़े हो जाएंगे, वो सब लॉजिक अगर हम 10 की नेगेटिव पावर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, और 10 की पॉजिटिव पावर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो कई सारे सफिक्स हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सफिक्स या प्रीफिक्स लगते हैं आपके सामने, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे घातांकीय मात्रक, कैसे? घातांकीय। ठीक है, घातांकी स्वरूप में कैसे होते हैं, घातांकी स्वरूप में। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स, तो हम पहले पढ़ रहे हैं पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम घातांकीय स्वरूप में पॉजिटिव इंडेक्स से वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि डेका, अगर कहीं पे डेका लग जाए, ठीक है, या उसके बाद मैंने कहा कि किसी के बाद पहले हेक्टो लग जाए, ठीक है, या किसी के पहले मैंने कहा किलो लग जाए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। मैंने कहा किसी के पहले मेगा लग जाए, ठीक है, या जीगा लग जाए। ठीक है, तो ये सब वैल्यू चेंज कैसे होती हैं आप समझे मेरी बात को। डेका लग जाए 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, हेक्टो लग जाएगा 10 की पावर 2 से। लेकिन ये सब किसके लिए है? एमकेएस सिस्टम में बनाने के लिए, एसआई पद्धति में बनाने के लिए चीजें की गई है। किलो लग जाए 10 की पावर 3, ठीक है, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने हो सकती हैं। सपोज किया मैंने टेरा लिख दिया या पेटा लिख दिया, टेरा 10 की पावर 12, ठीक है, इसके बाद मैंने पेटा लिख दिया 10 की पावर 15, ठीक है, या मैंने एक्सा लिख दिया 10 की पावर 18, ठीक है, एक्सा भी होता है एक चीज 10 की पावर 18। ये सब प्रेफिक्स हैं। क्या है? ये सब के सब प्रेफिक्स हैं, ये पहले लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सब इसका काम क्या होता है? इन सब का काम एमकेएस सिस्टम में ही बनाना होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 1 डेकाग्राम बराबर, तो आपने कहा 10 किलोग्राम, मैंने 1 डेकाग्राम बराबर 10 किलोग्राम, मैंने कहा 1 हेक्टोग्राम बराबर तो 10 का स्क्वायर यानी 100 किलोग्राम। ठीक है, एक ग्राम में, सॉरी ग्राम में मैंने कहा था। ठीक है, तो ये सब सिस्टम क्या है? 1 डेका बराबर 10 ग्राम, 1 हेक्टो बराबर 100 ग्राम, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6 ग्राम, ऐसे चीजें बढ़ती चली गई। क्लियर? ठीक है, ऐसे अगर मैं निगेटिव इंडेक्स की बात करूं, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं निगेटिव इंडेक्स की बात करूं तो निगेटिव में चीजें कैसे बढ़ती हैं घटती हैं, तो आप उसको देखिएगा। निगेटिव इंडेक्स, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, निगेटिव इंडेक्स। ठीक है, केवल आपको नजरों से याद करना है, समझना है कि कॉन्सेप्ट कैसे होता है। ठीक है, जैसे मैंने सपोज क्या लिखा, डेसी सबसे छोटा मात्रक, ठीक है, मैंने लिखा सेंटी, ठीक है, मैंने लिखा मिली, ठीक है, मिली के बाद मैंने लिखा हुआ है माइक्रो, माइक्रो के बाद मैंने लिखा नैनो, नैनो के बाद मैंने लिखा पिको, और पिको के बाद मैंने लिखा फेमटो। यहां तक ही पूछते हैं। ठीक है, अट्टो भी पूछ सकते हैं कभी कभी। ठीक है, बस इतने, यहां तक कि आपकी वैल्यू तैयार होनी चाहिए। ये सब क्या है? प्रीफिक्स है, यानी कि किसी भी राशि के पहले लग जाएंगे और उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो डेसी मतलब क्या होगा? डेसी में 10 की पावर क्या होती है? -1, सेंटी में 10 की पावर -2, मिली में 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -15, अट्टो 10 की पावर -18। ठीक है, तो अभी तक ये जो छोटा सबसे कौन हुआ? अट्टो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? ये जैसे मैंने कहा 1 डेसी मीटर बराबर, तो क्या होगा? 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर, तो 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, यानी 1/100 मीटर। मैंने कहा 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर। मैंने कहा 1 माइक्रोमीटर बराबर, तो आपने ये कह दिया। ठीक है, 1 माइक्रो सेकंड इक्वल 10 की पावर -6 सेकंड, 1 नैनो सेकंड बराबर 10 की पावर -9 सेकंड। तो किसी भी क्वांटिटी में लग करके उसकी राशि में परिवर्तन कर देते हैं। पूछे कौन जाते हैं इसमें? सबसे पूछा जाता है इसमें माइक्रो, कि 1 माइक्रो बराबर क्या, तो माइक्रो सेकंड लगा सकते हैं, या कुछ भी क्वांटिटी उसके साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर -6 होता है। नैनो बहुत पूछा जाता है, 10 की पावर -9,
पिको बहुत पूछा 10⁻⁻12, फेम्टो बहुत पूछा 10⁻⁻15। और फेम्टो में पता है, फेम्टो में ही परमाणु की त्रिज्या नापी जाती है। क्या नापी जाती है? परमाणुओं की त्रिज्या बहुत छोटी होती ना, इसलिए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। चलो मैं आगे चले देखते हैं। ये सब चीजें केवल नजरों से एक बार आपकी गुजर जाएं, एग्जाम हॉल में केवल सही करना है बस। इससे कोई बहुत, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, राशि को छोटा बड़ा करना ही इसमें केवल मेन लॉजिक है। ठीक है, चलो देखते हैं हम आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। कि जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूं कि यूनिट्स आप किन की पढ़ लेना। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने दे रहा हूं यूनिट्स। एक तो आप श्यामता का यूनिट पढ़ लेना। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्यामता क्या होती है पढ़ना आप, इसका मात्रक पढ़ना। ठीक है, दूसरा मात्रक आपको पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, इसका मात्रक जरूर पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है ये आप जरूर पढ़ना। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये बहुत पूछता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। कार्य का मात्रक पूछ सकते हैं हम, गतिज ऊर्जा का मात्रक पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो सारे प्रकार के कार्यों का, सारी प्रकार की ऊर्जाओं का सबका मात्रक सेम होता है। मात्रक आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोणीय संवेग का मात्रक क्या होगा। ठीक है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोणीय संवेग का मात्रक हो गया। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं वेग प्रवणता का मात्रक क्या होगा। वेग प्रवणता का मात्रक क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होगा। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, और विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो इतने सब मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि जब हम ये सब राशियां डिस्कस करेंगे, जब इन सब राशियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम ऑटोमेटिकली उनके मात्रकों के बारे में आसानी से जान लेंगे। यहाँ आपको लंबी सी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि आप सारे मात्रक एक तरफ से लिख लिए और पढ़ कुछ भी ना पाए, तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोई फायदा उस चीज़ का नहीं है। ठीक है, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम ये सब डिस्कस करेंगे तो आपसे रूबरू होंगे, आपसे वाबस्ता होंगे, आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो। ठीक है, सपोज दैट कि जैसे हमसे पूछ रहे हैं कि मैं इसमें आपको एक चीज़ और लिखवा देता हूं कि समांगता का सिद्धांत क्या होता है। विमाओं से संबंधित समांगता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, समांगता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ या कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ होमोजिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ होमोजिनिटी या समांगता का सिद्धांत, जो कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया था। बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने कहा कि ए एक राशि है और बी एक राशि है। जैसे मैंने कहा ए का जो वजन है ना वो 56 किलोग्राम है, और बी की जो उम्र है ना वो 24 साल है। मैंने क्या कही, मैंने ए राशि का जो वजन है 56 किलोग्राम है, और बी राशि जो है उसकी उम्र कितनी है, वो 24 साल है। मैंने कहा दोनों को जोड़ो, तो आपने कहा ये तो 56 किलोग्राम है, ये राशि अलग है, ये वजन है, ये द्रव्यमान है, और ये उम्र है। तो द्रव्यमान और उम्र का कैसा कंपैरिजन, कैसे जोड़ सकते हैं हम। तो यही मैंने कहा कि समान प्रकार की राशियां जुड़ती या घटती हैं। समान प्रकार की राशियों को ही आप जोड़ सकते हो और समान प्रकार की राशियों को ही घटा सकते हो। यही कहता है समांगता का सिद्धांत। ठीक है, एक जैसी मात्रक वाली राशियां जोड़ी जा सकती हैं और एक जैसे मात्रकों वाली राशियां घटाई जा सकती हैं। अलग अलग मात्रकों वाली राशियां घटाई जोड़ी नहीं जा सकती हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम उपयोग करेंगे और आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसका उत्तर अगर हो सके संभव तो देना, वरना मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है,
हायर क्लासेज में एक इक्वेशन आती है वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। वैन डर वाल समीकरण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सर उसका उदाहरण ले रहा हूँ, दृष्टांत ले रहा हूँ, उससे उद्धृत कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कौन सा लिया, वैन डर वाल समीकरण, ठीक है। क्या होता है, मैंने कहा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये क्लियर हुआ। हालांकि ये PV इक्वल टू आर टी का ही स्वरूप है, जो कि एक गैस समीकरण होता है, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू आर टी होता है, लेकिन कुछ केसेस के लिए उन्होंने P की जगह में लिया था P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, V माइनस बी इक्वल टू आर टी हुआ, ठीक है। तो वॉल्यूम घट गया, कितना, B घट गया, क्लियर। अब आपसे कहा जा रहा है कि A और B का मात्रक बताओ, ठीक है। A और B का मात्रक बताइए, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन 4 दे दिए गए, A का मात्रक दे दिया गया, B का मात्रक, हर चारों ऑप्शन में अलग अलग दे दिया गया, आपको सही वाला चूज करना है। तो कैसे निकालोगे, मेरी बात समझो, है बड़ा आसान, 1 नंबर का पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अभी मैंने पढ़ा है कि समान प्रकार की राशियों को ही जोड़ा जाता है और समान प्रकार की राशियों को ही घटाया जाता है। तो आपने यहां देखा कि देखो ये 2 राशियां घटाई जा रही हैं, आप देख पा रहे हो, V माइनस बी, V क्या है, वॉल्यूम, आयतन, B क्या है, पता नहीं कौन सी राशि है, लेकिन दोनों को घटाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो राशि ये है वही राशि ये है, तभी घटाना संभव हुआ। ये बातें क्लियर हुई। तो V माइनस बी का मतलब क्या हुआ, V की विमा बराबर किसकी होगी, B की विमा ना, दोनों चीजें बराबर हैं, दोनों राशियां बराबर हैं। ये क्लियर हुआ। तो हमने कहा V की विमा क्या होती है, अब तुमने कहा कि V क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मात्रक क्या होगा, आपने कहा मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू है हाइट, ठीक है। और B का भी मात्रक वही आ गया, तो B का मात्रक क्या आ गया, B का मात्रक आ गया मीटर क्यूब, या अगर इसकी विमा पूछे क्या हो जाएगा, L क्यूब। कितना आसान था, ठीक है। आपने कहा A कैसे निकालोगे, मैंने कहा A देखो, ये 2 राशियां जोड़ी जा रही हैं, और 2 राशियां जोड़ी या घटाई तभी आ सकती हैं जबकि वो समान हो। इसका मतलब जो P का मात्रक आएगा वही किसका मात्रक आएगा, वही A का आएगा, और वही V स्क्वायर का मात्रक आएगा। ये क्लियर हुआ। तो A का मात्रक कैसे निकल सकता है, P का मात्रक क्या होता है, मैंने कहा P का मात्रक जो भी हो उसको V स्क्वायर के मात्रक से गुणा कर दो। अब P क्या है, P है दाब, दाब, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल की राशि पर जितना भी बल आप लगा सकते हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, हम दाब बोलेंगे। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इनटू ये क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई का क्यूब, और लंबाई का क्यूब का पावर 6 क्या देगा, मीटर की पावर 6। तो मीटर स्क्वायर से मीटर की पावर 6 कट गई, कितनी बची, 4, यानी कि क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। यही क्या हो गया आपके सामने, ये क्लियर हुआ भाई। यहां पे देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम क्या हुआ, L क्यूब हुआ। ये क्लियर हुआ ना, वॉल्यूम क्या हुआ, L क्यूब हुआ, तो यहां पावर क्या हो जाएगी, L क्यूब की पावर 2, यानी 3 × 6 हो जाएगा, और पावर का क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। ये क्लियर हुआ। चलो देखते हैं आगे। तो यहां से बात आपको क्लियर हुई, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए एक हम छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं विस्थापन और दूरी में हल्का सा डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं मैकेनिक्स की तरफ आ रहा हूं, धीरे धीरे मैं यांत्रिकी की तरफ आ रहा हूं। आप देखना जैसे कि टॉपिक खत्म होगा, जैसे कि क्लास खत्म होगी, आप देखना कि आपके नोट्स में बहुत चीजें काम की समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। हाँ, एक मैं आपको और चीजें बता रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। आपके पास खाली समय है तो आप ये कर सकते हो कि अपनी नोट्स में समय के सभी छोटे बड़े मात्रक कॉपी पे नोट कर लेना। हालांकि मैंने वो लिखवा दिया है कि आप 1 माइक्रोसेकंड देख सकते हो, ठीक है, 1 मिलीसेकंड देख सकते हो, सब कुछ आप 10 की पावर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ छोटे बड़े मात्रक आप एक बार नजरों से देख लेना, तो आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक छोटा है, ऐसे ही कुछ भी उल्ट पटांग क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। मैंने कहा था लंबाई के
छोटे बड़े मात्रक आप देख सकते हो। जैसे पूछ लिया गया दूरी का या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे पारसेक होता है, ठीक है नहीं। छोटे मात्रक हो सकते हैं, एंगस्ट्रॉम होता है, माइक्रो होता है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। पारसेक बड़ा सबसे मात्रक होता है। एक मात्रक दूरी का होता है, लंबाई निकालने का प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो आप प्रकाश वर्ष जानते हो कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी भी दूरी तय करता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। हमने एक पारसेक बराबर पढ़ लिया। पारसेक क्या होती है, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होती है, ठीक है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.08 प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। या फिर उसको कह सकते हो कि 9.0 ऐसे कुछ होता है, 9.28 आप कंफर्म करके देखना। पावर 16 शायद 9.08 × 10⁻16 मीटर होती है। इज इट क्लियर? तो ऐसी चीजें आप पढ़ सकते हो जो वन लाइनियर में कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से द्रव्यमान के, ठीक है, ताप के कभी कभी छोटे बड़े मात्रक, तो मैंने कहा था राशियां जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप जितना लिख रहे हो मेरे साथ में पढ़ रहे हो वही आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप उसको नोट्स पे अपनी बनाना या फिर सिर्फ पढ़ लेना। मेरा उद्देश्य है आपको चीज़ें समझ में आए कि आप एग्जाम हॉल में जाइए तो आपके सामने जब पेपर पे एक क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको टिक करके आओ, ठीक है। तो हमने कहा विस्थापन और दूरी, डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है, डिस्टेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? इनमें बेसिक क्या अंतर है, इनमें अंतर क्या है, समझे मेरी बात। मैंने कहा कि रीता अपने घर से यहाँ से निकली, ठीक है, ए बिंदु से निकली, पहले वो बी पर गई, बी से सी पर गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये क्या है उसकी, ये उसकी प्रारंभिक अवस्था है। कैसी अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। ये क्या है उसकी अंतिम अवस्था है। कैसी अवस्था है, अंतिम अवस्था है, ठीक है। आपने कहा कि पहले जो रीता थी वो ए से बी पर गई और फिर बी से सी पर गई, यानी कि उसने दूरी कितनी तय की है, ए बी तय की प्लस बी सी। ये क्या हुई, रीता के द्वारा दिए गए समय में चली गई दूरी, मार्ग की लंबाई तय की। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आया कि रीता, उसने कहा कि रीता तुम ऐसे भी तो जा सकती थी, सीधे ए से सी पर। ये बात आती ही नहीं आती है, लेकिन रीता को घूमना था वहां पर, ठीक है, बाजार घूमना था, बहुत दिन से घर से निकल नहीं पाई थी, इसलिए वो ए से बी पर गई, बी से सी पर गई, जबकि वो अपने घर से डायरेक्ट ए से सी तक बाजार जा सकती थी। यानी कि ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। क्या, न्यूनतम दूरी। तो किन्हीं भी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और जो अधिकतम आप तय कर पाते हैं वही क्या होती है, दूरी होती है। इसका मतलब इतनी सी आप बात समझ गए कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, विस्थापन से बड़ी हो सकती है, लेकिन विस्थापन से कभी छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि विस्थापन सबसे छोटी दूरी होती है दो स्थितियों की बीच की। अब मैंने आपसे एक और एग्जाम्पल साझा किया। ऐसे मैंने कहा कि कोई श्याम लड़का है, ठीक है, वो 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर का कोई त्रिज्या का कोई ग्राउंड है और उसमें वो चक्कर लगाता है। ये क्लियर हुआ। अब आपने कहा कि बताओ अगर इसने 7 चक्कर लगाए, साइकिल कितनी हुई उसकी, 7, ठीक है, उसने 7 चक्कर लगाए, तो बताओ कि उसने कितनी दूरी तय की और कितना विस्थापन तय किया। मैं इसको रफ कर दूं तो आप मेरी बात समझो, बहुत प्यार से समझो आप, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक चक्कर में की दूरी तय कितने की उसने, तो आपने कहा परिधि के बराबर दूरी तय की जाती है, और परिधि कितनी होती है, 2πr। ये क्लियर हुआ। तो आप समझो कि 7 चक्कर लगा रहा है ना, तो 7 × 2πr, क्लियर। तो 7 दूनी 14, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ऑलरेडी 7 है, 7 से 7 कट गया। ये क्लियर हुआ। 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 2 जा 28, कैरी कितना है 2, 14 2 28, 22 30 आ गया, 338 क्या आ गया, मीटर आ गया। यानी उसने कुल कितनी दूरी तय की, उसने दूरी तय की 308
मीटर की, लेकिन जरा ध्यान से समझो कि वो जहां से चला था, श्याम जहां से चला था, लौट के 2 चक्कर के बाद फिर वहीं पर आ गया। यानी कि श्याम की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच कोई गैप हुआ क्या? क्या श्याम ने हल्का सा भी अपनी जगह से डिस्प्लेस किया? नहीं किया। इसका मतलब विस्थापन उस केस के लिए क्या है? 0 हो गया। दूरी उसने तय की, आप खुद देख पा रहे हो 308 मीटर। तो हो सकता है कि आप दूरी तय कर लें, लेकिन उसी जगह पर विस्थापन उसका 0 भी हो सकता है। आपने एग्जाम्पल में समझ लिया। जैसे सपोज दैट कि मैं यहां से कहीं जाऊं और वहां से फिर वापस आ जाऊं, तो मैंने दूरी तो तय की, क्योंकि मैंने चला तो हूं, थका तो हूं, लेकिन मैं वहीं पर वापस इसलिए आ गया क्योंकि मैंने कोई विस्थापन नहीं तय किया। मेरी इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। मैं जहां से चला था वहीं वापस आ गया, कुछ विस्थापन तय नहीं किया क्योंकि गैप नहीं गया। जहां से स्टार्ट किया था वहीं फिर आ गया। इसका मतलब कि मैंने कहा विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अगर वो बंदा वापस से पीछे ही जहां चला था उससे थोड़ा पीछे ही रह जाए तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? इसके पीछे लॉजिक समझो आप कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राशियां 2 तरह से डिसाइड की जाती हैं। आपने कहा कौन सी राशियां? मैंने कहा सिंपली सी राशियां जो होती हैं वो 2 तरह से डिसाइड की जाती हैं। पहली होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। अब ये नई प्रकार की राशियां कैसे आ गई हैं, इनको भी समझ लेते हैं लगे हाथ में। ठीक है, तो मैंने कहा राशियां मेनली 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मैंने कहा सदिश राशियां। कैसी राशियां? सदिश राशियां। ठीक है, और दूसरी राशियां कौन सी है? अदिश राशियां। ठीक है, सदिश राशियां और दूसरी अदिश राशियां। अब देखो मेरी बात समझो, सा मतलब साथ है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्केलर क्वांटिटी। सदिश मतलब साथ है दिशा, यानी कि परिमाण तो हर राशि में होता ही है, अगर उसमें दिशा भी जुड़ जाए तो वो क्या होंगी? वो सदिश राशियां बन जाएगी। ठीक है, अदिश मतलब दिशा नहीं है, यानी कि नहीं दिशा, ना दिशा है। ठीक है, लेकिन परिमाण तो हर चीज में रहता ही है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल परिमाण पर डिपेंड जो करती हैं राशियां वो स्केलर क्वांटिटी हैं या अदिश राशियां हैं। लेकिन परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता हो जाए तो वो हो जाती हैं सदिश राशियां। जैसे मैंने कहा, सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे एक दोस्त का घर यहां से 3 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप पहुंच जाओगे वहां पर? आप सोचो किस चीज को मैं कम कर रहा हूं, किस चीज की मैं कमी कर रहा हूं। मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस तो बता रहा हूं ना कि यहां से मेरे दोस्त का घर 3 किलोमीटर दूर पर है, आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? तो आप में से किसी ने कहा कि आपने दिशा नहीं बताई कि मुझे किधर जाना है 3 किलोमीटर। पूर्व में जाऊं, दक्षिण पूर्व में जाऊं, उत्तर पश्चिम में जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, कहां जाऊं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, कुछ बता नहीं पा रहे थे आप। यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वो डिस्टेंस बताई थी कि यहां से दूरी 3 किलोमीटर की है, लेकिन किधर ये नहीं पता। तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें कि दिशा जरूरी हो जाती है। जब तक दिशा नहीं बताएंगे तब तक वो बातें टोटली क्लियर नहीं होती हैं, टोटली एब्सर्ड होती हैं, अर्थहीन हो जाती हैं, तथ्यहीन हो जाती हैं। इसलिए दिशाएं 2 प्रकार की सदिश राशियां और अदिश राशियां होती हैं। जिनमें दिशा की आवश्यकता हो वो सदिश, जिनमें आवश्यकता न हो वो अदिश राशियां। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वेग, आपने कहा वेग में सदिश राशि है चूंकि दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, विस्थापन अभी पढ़े थे हम लोग, क्या उसमें दिशा की आवश्यकता होती है। विस्थापन पर डिपेंड कर रहा है वेग, तो वेग भी सदिश राशि हुई। ठीक है, वेग पे डिपेंड करेगा त्वरण, त्वरण भी कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, त्वरण पे डिपेंड करेगा बल, तो बल कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। बल पे डिपेंड करेगा कौन? बल पे डिपेंड करते हैं आपका, आप बहुत जी बल आघूर्ण। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में अगर आघूर्ण लग जाए, प्रवणता लग जाए, ध्रुवण लग जाए, तो सब चीजें क्या होती है? ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटी को ही बनाती हैं। ठीक है, तो आपने लिखा बल आघूर्ण, वेग प्रवणता, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें आपकी
वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रही हैं। ठीक है, इधर देख लो, विद्युत धारा दिशा की आवश्यकता होती है लेकिन ये त्रिभुजों के योग नियम का पालन नहीं करती हैं, इसलिए क्या हुई, ये अदिश राशियां हुई। जैसे मैंने कहा समय, ठीक है, ताप, ऊष्मा, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, ठीक है, विद्युत विभव, ये सब क्या है, ये सब चीजें आपकी अदिश राशियां हैं। क्या हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज है। ये क्लियर हुआ। तो सदिश राशियां और अदिश राशियों पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, आपको बता भी रहा हूं और देखना, आप समझना कैसे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने कहा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस पर देखिएगा कि निम्न में से सदिश राशि है। ठीक है, निम्न में से सदिश राशि है। ठीक है, आपने ऑप्शन लिखा, ऑप्शन आपने लिखा आपने चाल, बी आपने लिखा विद्युत धारा, आपने लिखा सी पार्ट में आवेग, आपने डी पार्ट में लिखा कुछ भी आप लिख दिया, जैसे सपोज दैट कि आपने लिख दिया गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो आपने कहा चाल सदिश राशि नहीं हो सकती है क्योंकि ये दूरी पर डिपेंड करती है। विद्युत धारा त्रिभुजों के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसकी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती है। गतिज ऊर्जा कार्य पर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब ये कि गतिज ऊर्जा क्या है, ऊर्जाएं कोई सी भी हो, कार्य कैसा भी हो, वो कभी सदिश राशि नहीं बन सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। कोणीय संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, क्षेत्र निकालने के लिए आ जाए, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब कैसी राशियां हैं, ये सब सदिश राशियां हैं। उनकी तीव्रताएं आ जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गति क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है, ये सब आपकी सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के। अच्छा, आगे चलते हैं हम। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, हम लोग विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़ रहे थे कि विस्थापन और दूरी के बीच में क्या बेसिक अंतर होता है। ठीक है, तो मैंने फिर एक बार देख लेते हैं विस्थापन और दूरी के बीच में। ठीक है, मैंने कहा विस्थापन आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये क्लियर हुआ। ठीक है, मैंने दूसरी चीज कही कि विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है, और दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तीसरी मैंने कहा विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है और दूरी का भी मात्रक एसआई मात्रक मीटर होता है। ये क्लियर है। विस्थापन जो है वो न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है, न्यूनतम, और दूरी तय किया गया पथ होता है। क्या होता है, तय किया गया पथ, यानी कि आपने कितना रास्ता दिए गए समय अंतराल में पूरा किया है। ये क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। आई थिंक जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कोरिलेट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो समझ में आए और आप एक सीक्वेंस से, एक तरीके से। अच्छा, होता क्या है, जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब एग्जाम सर पे नज़दीक होता है तो हम बोला जल्दी जल्दी पढ़ें। ठीक है, और वो चीज़ें केवल पढ़ जो एग्जाम में है, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप एक सीक्वेंस से धीरे धीरे चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या आ जाए ये आपको डिसाइड नहीं करना है, ये एग्जामिनर को डिसाइड करना है कि एग्जाम में क्या रखेगा वो। ठीक है, तो मेरी विनम्र गुजारिश है कि आप लोग नोट्स बनाइए, हौले हौले पढ़िए। एक बार आप 5-6 महीने पढ़ जाएंगे, उसके बाद आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप फिर रिवाइज कर लेंगे टॉपिक को और एग्जाम दे आएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन आप केवल हौले हौले चीज़ें पढ़ेंगे, सतही ज्ञान पढ़ेंगे केवल, तो आपको दिक्कतें होंगी कि आप ये पढ़ लें, ये वीडियो देख लें, ये वीडियो देख लें, आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि वेग और चाल में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि वेग और चाल दरअसल में एक चीजें हैं, लेकिन दरअसल में एक नहीं है। चाल डिपेंड करता है दूरी पर और वेग डिपेंड करता है विस्थापन पर डिपेंड करता है। विस्थापन पर निर्भर करता है, किस पर विस्थापन पर निर्भर करता है। ठीक है, और चाल किस पर निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भरता किस पर है, दूरी पर। तो एक निश्चित समय में कोई वस्तु जितना विस्थापित होगी वो उसका वेग है, लेकिन कोई वस्तु एक निश्चित समय में कितना दूरी तय करेगी वो उसकी चाल है। ठीक है, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति
सेकेंड, वेग का भी और चाल का भी। वेग कैसी राशि है? वेग चूंकि विस्थापन पर निर्भर कर रही है इसलिए ये सदिश राशि है। चाल जो कि दूरी पर निर्भर कर रहा है, दूरी के अदिश होने की वजह से क्या है ये एक अदिश राशि है। ये क्लियर हुआ? विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है इसलिए वेग में भी दिशा की आवश्यकता होगी। चाल में दूरी पर अदिश राशि होती है इसलिए दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। ये बात क्लियर है? तो वेग और चाल में ये डिफरेंस होता है। ये क्लियर? वेग को जनरली हम v से लिखते हैं और चाल को हम जनरली स्पीड यानी कि s से लिखते हैं। ये क्लियर? कोई खास अंतर नहीं, केवल दिशा का अंतर है। ठीक है, परिमाण में दोनों बराबर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 मीटर पर सेकेंड चाल है तो चाल मैं बोलूंगा इसको, लेकिन मैंने कहा 5 मीटर पर सेकेंड उत्तर की तरफ, तो ये क्या है? ये आपकी वेग है। ये क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं आगे। आगे राशियों में कुछ अंतर मैं और पढ़ लेता हूं। अब यही बात समझो आप, ठीक है? जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, हम हल्का सा कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं आपके पास त्वरण का। किसका? त्वरण का, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग जो ए बिंदु पर है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। कुछ देर के बाद, ठीक है, कुछ देर के बाद ये क्या है? पहला वेग v1, ठीक है, या इसको u भी मान सकते हो। नया वेग अंतिम वाला v2 क्या हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपने कहा कि t समय में इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से क्या हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। वेग क्या हुआ? बढ़ा है। ठीक है, हो सकता है कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, वापस उल्टी। तो वेग के घटने या वेग के बढ़ने समय के साथ में उस घटना को हम क्या बोलते हैं? उस घटना को या उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को, सिद्धांत को क्या बोलते हैं? हम त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। जब वेग बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव त्वरण। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव त्वरण। जब वेग घटता है 10 मीटर पर सेकंड से वापस कहाँ आ गया? 5 में समय अंतराल t में, तो उसको बोलते हैं हम निगेटिव त्वरण। निगेटिव त्वरण को ही कभी कभी हम मंदन बोल देते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ये बात समझ में आई आपको कि जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। तो क्या बोलते हैं उसको? हम मंदन या रिटार्डेशन बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? वेग बढ़ेगा तो पॉजिटिव त्वरण, वेग घटेगा तो नेगेटिव त्वरण। लेकिन वेग में परिवर्तन को ही हम हमेशा, चाहे बढ़ना हो चाहे घटना हो, उसी को हम त्वरण कहेंगे, उसी को हम एक्सीलरेशन कहेंगे। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल से अब हम लोग पढ़ सकते हैं न्यूटन के गतिविषयक नियम पर। ठीक है, बजाय कि अन्यथा चीजों पर चर्चा करें, आपका समय गंवाएं, उससे बेहतर है कि हम काम की चीज पर आ जाएं और न्यूटन के नियमों की तरफ आ जाएं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए लॉज ऑफ न्यूटन। ठीक है, आज जनरली मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं कि न्यूटन ने क्या क्या नियम दिए। ठीक है, बाकी की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बाद न्यूटन के नियमों के बारे में, उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए जो भौतिकी के आधार थे। ठीक है, भौतिकी का स्वरूप, उसकी रूपरेखा फिर से वहां से चेंज ही हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट नियम दिया उन्होंने, मैं इसको बड़े डीपली पढ़ाऊंगा, केवल मैं लिख देता हूं आज नियम। ठीक है, फर्स्ट नियम दिया उन्होंने जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम दिया। ठीक है, ठीक है, जिसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, या न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड उन्होंने दिया था बल का व्यंजक का नियम। ठीक है, बल का व्यंजक नियम। ठीक है, इसको हम न्यूटन्स सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, और थर्ड हम बल की दिशा का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग कल ढंग से पढ़ेंगे। इसी को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये बातें समझ आई? तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और जिस दिन क्लास होगी उस दिन मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा
कि लॉज ऑफ मोशन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पेपर्स में। उसके बाद चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और मैकेनिक्स को ख़त्म करने के बाद फिर हम लाइट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा सिलसिला शुरू हुआ है तो कहीं एक स्थिति के बाद विराम लेगा, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से आपकी नोट्स भरपूर हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक हम ख़त्म करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ खुद को, लेकिन आपकी ऊर्जा मिलेगी तो निश्चित ही किसी दिन हम अच्छे से क्लास लेंगे और बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।